हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ मनी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन कर दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ जिनेवा के थ्रू यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड को रिजर्व करेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया पूरे वर्ल्ड में। ऑब्वियसली बिकॉज एलाइज यानी कि यूके, यूएस और फ्रांस वॉर जीते थे, और जो भी वॉर जीतता है वो डिसाइड करता है कि वर्ल्ड में अब कौन सी रिजर्व करेंसी बनेगी। लेकिन जैसा कि हमें पता है, वर्ल्ड वॉर 1 में यूके ने पाउंड बहुत सारे प्रिंट कर दिए थे वॉर को फाइनेंस करने के लिए। इससे पाउंड ओवर वैल्यूड हो गया था, और पाउंड की ओवर वैल्यूड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूके ने दूसरे नेशंस को पाउंड को एज अ रिजर्व करेंसी होल्ड करने के लिए एनकरेज किया। इससे पाउंड की डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट की गई। इस शिफ्ट के चलते ब्रिटेन ने इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी। उसी दौरान यूएस फेडरल रिजर्व में बेंजामिन स्ट्रॉन्ग यूएस फेडरल रिजर्व को कंट्रोल कर रहे थे, तो उनकी लीडरशिप में 1920s के दौरान उन्होंने भी इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ फॉलो करी और डॉलर प्रिंट करे। उसी टाइम यूएस प्रेसिडेंट हूवर ने इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और बढ़ी और क्रेडिट एक्सपैंड हुआ। क्रेडिट एक्सपेंशन की वजह से हाउसिंग और स्टॉक मार्केट्स में एसेट बबल्स क्रिएट हो गए, जिससे वेजेस और प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊपर चले गई। ये फाइनेंशियल बबल कोलैप्स हो गया 1929 में, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। मार्केट क्रैश के बाद यूएस डॉलर को गोल्ड से कंपेयर करना था। यूएस डॉलर को डिवैल्यू करने की ज़रूरत थी ताकि वेजेस और प्राइसेस एडजस्ट हो सकें। गवर्नमेंट इंटरवेंशन के कारण ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं था, जो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक पैरालिसिस का कारण बना। यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन करके गवर्नमेंट इशूड फिएट करेंसी को अडॉप्ट किया, जो इकोनॉमिक फेलियर्स का रीज़न बना। फाइनली 1933 में प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके गोल्ड ओनरशिप बैन कर दी और डॉलर की वैल्यू को 20.6 पर आउंस से $37 पर आउंस कर दिया, जो कि 41% डिवैल्यूशन थी। जॉन मेयर्ड कीन्स की थ्योरी, जो एग्रीगेट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट इंटरवेंशन पे फोकस करती थी, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डोमिनेंट बन गई। गोल्ड स्टैंडर्ड को अबैंडन करने के बाद ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एक कॉमन वैल्यू स्टैंडर्ड की कमी थी। गवर्नमेंट्स ने अपनी करेंसीज को डीवैल्यू करना शुरू किया ताकि उनको एक्सपोर्ट्स पे ट्रेड एडवांटेज मिला। इस करेंसी मैनिपुलेशन के चलते ट्रेड बैरियर्स बढ़ने लगे और इकोनॉमिक नेशनलिज्म का राइज हुआ, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड्स और रिलेशनशिप्स पर काफ़ी डैमेज हुआ। कंट्रीज़ के आइसोलेशनिस्ट होने के साथ साथ पॉपुलिस्ट लीडर ने अपने इकोनॉमिक फेलियर्स के लिए दूसरे नेशंस को ब्लेम करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने राइजिंग टेंशन्स को बढ़ावा दिया, और ओटो मार्ले की जो वार्निंग थी वो सच हो गई। जब तक गुड्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे, सोल्जर्स करेंगे। ट्रेड के ब्रेकडाउन और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 के कंडीशंस को क्रिएट किया। फिर क्या, आसमान से बॉम्ब्स गिरना स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट डायरेक्टेड इकोनॉमीज़ ने जो वॉर मशीन्स बनाई थी वो पहले कभी नहीं देखी गई थी इंसान के द्वारा, और ये सब कीनीजियन फैलेसीज़ की वजह से था, क्योंकि कीनीजियन इकोनॉमिक्स के मुताबिक गवर्नमेंट मिलिट्री स्पेंडिंग को इकोनॉमिक रिकवरी का एक तरीका समझा जाने लगा। बेसिकली कीनीजियन का मानना था कि हर तरीके का खर्चा, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या गवर्नमेंट का हो, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज ही करता है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। तो चाहे वो कोई भी खर्चा हो, बस मिलिट्री में एक्सपेंस करो एंड डिमांड आपकी इंक्रीज होगी। जब ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लोग भूखे हो रहे थे, सभी मेजर गवर्नमेंट्स ने अपने लिए मिलिट्री आर्मिंग पर खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। इस स्पेंडिंग का नतीजा एक और बर्बाद करने वाली सिचुएशन थी, जो कुछ साल पहले देखी गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के फॉर्म पर। वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ जब यूएस ने जापान में 2 न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया, जिससे यूएस क्लियरली एक सुपर पावर बन के उभरा। और जैसा कि हमको पता ही है, किसी भी वॉर के बाद जब कोई कंट्री ऐसा सुपर पावर बन के आती है तो वही डिसाइड करती है कि रिजर्व करेंसी क्या होगी। यूएस ने अपने एलाइज यानी कि 44 नेशंस को ब्रिटेन वुड्स में बुलाया, जो कि न्यू हैम्पशायर पे एक जगह है। 1944 तक
उन्होंने एक नया ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाया, ठीक है। यूएस ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम का सेंटर बनेगा और डॉलर को ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह बनाया जाएगा। यूएस डॉलर को कन्वर्ट किया जा सकेगा गोल्ड में एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर। यूएस फॉरेन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक से गोल्ड लेगा और उन्हें यूएस डॉलर इशू करेगा। ये सिस्टम गोल्ड स्टैंडर्ड को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा था, यूएस डॉलर को गोल्ड से बैक करते हुए। बेसिकली यूएस बाकी कंट्रीज से गोल्ड लेगा और गोल्ड के बदले उनको यूएस डॉलर इशू करेगा सो दैट वो ट्रेड कर पाए यूएस डॉलर पे। एंड ऑब्वियसली बाकी कंट्रीज ने भी ये चीज़ सही सोची होगी, क्योंकि पहली बात यूएस एक सबसे मेजर सुपर पावर बन के निकला है वॉर के बाद। दूसरी चीज़, गोल्ड ट्रांजैक्शन के लिए या एक्सचेंज करने के लिए ट्रेड में इतना डिविजिबल या फिर इतना इजी नहीं था गोल्ड को यूज़ करना। एंड जब यूएस यानी कि सुपर पावर ने बोल रखा है कि आप बेसिकली रिडीम कर सकते हो अपने यूएस डॉलर को गोल्ड के बदले में, तो काफ़ी कंट्रीज़ ने अपने गोल्ड रिजर्व यूएस को ट्रांसफ़र कर दिए थे 35 पर आउंस के फिक्स रेट पर, और डॉलर रिसीव कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अब कभी भी वो रिडीम कर सकते हैं गोल्ड के बदले में। इससे यूएस ग्लोबल सेंटर बन गया और यूएस फेडरल रिजर्व ने ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोल किया। यूएस को एक यूनिक पोजीशन मिली थी क्योंकि उसकी करेंसी ग्लोबली यूज़ होती थी, जिससे उसे सीनियर एज करेंसी इशुएंस से प्रॉफिट मिलता था। यूएस अपने एक्सपेंसेस को करेंसीज को इन्फ्लेट करके फाइनेंस कर सकता था, जिससे डेफिशिएट विदाउट टीयर्स का कॉन्सेप्ट बना। बेसिकली ये लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि यूएस ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जितना वो गोल्ड होल्ड करता था उससे वो ज़्यादा यूएस डॉलर प्रिंट करने लग गए, अपना डेफिशिएट इंक्रीज़ करने लग गए हैं, अपनी स्पेंडिंग्स इंक्रीज़ करने लग गए एंड ट्रेड कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं। ये इकोनॉमिक मॉडल यूएस को गुड्स बाय करने और डेट फाइनेंस करने की फैसिलिटी देता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्फ्लेशनरी पॉलिसी से गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को फंड किया गया, खासकर वॉरफेयर और वेलफेयर के लिए, जिससे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ग्रोथ हुआ। ये आइडिया पॉपुलर था कि मिलिट्री स्पेंडिंग से इकोनॉमिक रिकवरी होती है, जबकि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव था और लाइफ्स को अफेक्ट करता था। यूएस पॉलिटिशियंस ने गवर्नमेंट वेलफेयर और स्पेंडिंग्स को इंक्रीज़ किया, जो फिएट मनी के थ्रू सपोर्ट होता था। इसीलिए अमेरिकन्स इकोनॉमिक रियलिटीज़ को इग्नोर कर पाते थे। फिएट मनी की वजह से यूएस गवर्नमेंट कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर और डेट को फाइनेंस कर सकता था, जिससे डॉलर की परचेजिंग पावर इरोड होती गई। पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन पार्टीज भी कम ही होने लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट पार्टी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करने के सपोर्ट कर रही थी, जो इन्फ्लेशन से फाइनेंस होता है। बेसिकली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है किसी भी आइडियोलॉजी की, तो वो ये थोड़ा चाहिए कि उसको पैसा प्रिंट करने की पावर वो लूज़ कर जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहिए कि पैसा प्रिंट करो, सिटीजन्स का पैसा खर्च करो एंड यूज़ करो भाई। टाइम के साथ हर प्रेसिडेंशियल टर्म्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेशनल डेट और डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होती गई। फिर जब बाकी कंट्रीज जिन्होंने अपना गोल्ड यूएस को दिया था, उन्हें पता लगने लगा कि वो जो डॉलर्स होल्ड कर रहे हैं वो गोल्ड से बैक ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूएस बहुत सारा डॉलर प्रिंट कर रहा है। तो उन्होंने अपने यूएस डॉलर के बदले गोल्ड की मांग करनी स्टार्ट कर दी यूएस से। लेकिन तभी यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में इनफेमस निक्सन शॉक दिया। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Basically, US has defaulted on its debt. यूएस ने बोला कि अब हम गोल्ड के बदले में या फिर डॉलर के बदले में तुम्हें गोल्ड वापस नहीं देने वाले हैं। तब से यूएस डॉलर को कोई चीज़ बैक नहीं कर रही है और फ्री फ्लोटिंग करेंसीज की तरह बढ़ यूज़ हो रही है। यहाँ तक कि बाकी सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के पास भी पावर आ गई
कि वो अपनी डेट से बैक, वो अपनी करेंसी को अपने डेट से बैक कर सकते हैं। बेसिकली अब कुछ भी बैक नहीं कर रहा है हमारी करेंसीज को। अब जिसको जो बैक करना है या फिर डेट इशू करके करना है, अपनी करेंसीज को बैक करें। एंड बाय द वे, रिचर्ड निक्सन ने टेम्परेरी शॉक बोला था, बट ये परमानेंट शॉक निकला था। एंड उसके बाद से अब मैं आपको जो चार्ट दिखाऊंगा वो बहुत स्केरी चार्ट है। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने बोला कि अब यूएस डॉलर गोल्ड से बैक्ड नहीं है। एंड तब से लेके अब तक इन्होंने इतना क्रेडिट एक्सपैंड किया, इतना डेट रेज कर दिया है कि ये जो आप चार्ट देख रहे होंगे ये एक हॉकी स्टिक चार्ट बन चुका है। एंड ये एक एक्सपोनेंशियल चार्ट है। इसको अगर दूसरे वे में समझना है, एक्सपोनेंशियली तुम और गरीब हो रहे हो, एक्सपोनेंशियली तुम्हारी लाइफ और कठिन हो रही है टाइम के साथ। ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो ये एक वेबसाइट है WTF happened in 1971.com। तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारे चार्ट्स और ग्राफ्स के थ्रू बता रखा है कि कैसे जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जो रियल कंपनसेशन है या फिर जो रियल वेलबींग है वो एक सिटीज़न की कम हो रही है टाइम के साथ। मैं इस वेबसाइट को भी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको चेकआउट करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।